मेरा किरण जी, आप शुरू कीजिए, मैं म्यूट कर रही हूँ खुद को। ठीक हम है, लाइव हैं। ठीक है। नमस्कार। अश्रुत पूर्वा मंच आप सभी लोगों का स्वागत करता है। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत तथा लिली मित्रा जी की अनुमति से ऑनलाइन कार्यक्रम की यह 5वीं कड़ी हम आरंभ कर रहे हैं। इस आयोजन के में हमारे दो वक्ता हैं, एक विनीत जी जिनसे आप सभी लोग परिचित हैं, और पहली बार हमारे अश्रुत पूर्वा से जुड़े हैं श्री रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी। आप इन लोगों के परिचय से आप लोग तो अच्छी तरह से वाकिफ है, दिया जा चुका है कि कौन कहाँ है। और दूसरी बात यह भी है साथियों कि हमारे पास चर्चा करने के लिए ओ प्रिया जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक है और हमारे पास समय का बहुत अभाव है। हालांकि ये 4 खंडों में लिखी हुई जो सोनेट्स है, जो पुस्तक है, उसे सिर्फ 1 घंटे में समेट पाना बहुत मुश्किल है। मैं अश्रुत पूर्वा की तरफ से आप विनीत जी का और कंबोज जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ मैं ले चलता हूं आपको साहित्य की उस श्रृंखला की तरफ, जबकि पहली पलक खोलने के बाद ही व्यक्ति प्रकृति को देखता है, और प्रकृति को देखने के बाद वो फूलों को देखता है, पत्तियों को देखता है, चांद को देखता है, आसमान को देखता है, हरी धूप को देखता है, और उसे धीरे धीरे उनसे प्यार होने लगता है। वो प्यार माँ से भी होता है, वो प्यार जो है जो शिशु को अपने गोद में लेता उससे होता, और वो विकसित होते 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 एक इतनी अनंत ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां पर प्यार की व्याख्या करना बहुत आसान काम नहीं होता है। एक ऐसी ही प्यार की बहुत बड़ी टोकरी लेकर के, जिसमें श्री विनीत जी ने अपने अनुवाद के माध्यम से विभिन्न फूलों को, विभिन्न पुष्पों को सजाया है। पाब्लो नेरुदा जी ने तो अवश्य लिखा है, लेकिन एक बात बताऊं मित्रों, ये कहा गया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यदि प्रश्न किया जाए कि रचनाकार बड़ा होता है या अनुवादक, तो यदि साहित्य में जो रुचि रखने वाले हैं, साहित्य के जो मर्मज्ञ हैं, वो कहेंगे निश्चित ही अनुवादक बहुत महान होता है, क्योंकि अनुवाद करना एक बहुत बहुत कठिन चुनौती होती है। व्यक्ति को रचनाकार भी होना पड़ता है और अनुवादक भी होना पड़ता है। तो इस कड़ी में एक ऐसी ही पुस्तक, एक ऐसी रचनाकार को लेकर के है, और उनके साथ ही साथ इस चर्चा में कंबोज जी जुड़े हुए हैं। मैं सीधे आपको ले चलता हूं पहले पृष्ठ पर ओ प्रिया के, जिसमें लिखा गया है, उष्ण मुख से करो मुझ पर आक्रमण, उष्ण मुख से करो मुझ पर आक्रमण, करो मुझसे प्रश्न, रात्रि में अपनी आंखों से यदि चाहो तो, पोत सा चलने दो नाम के सहारे, दो मुझे वहां विश्राम। ये मैंने एक उदाहरण दिया, इस उदाहरण के साथ कि पोत चल रही है, तो हमारी ये जो यात्रा है वो भी पोत की तरह चल रही है, और इस पोत के सबसे पहला कमान जो है, मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ श्री रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी को देता हूं, और उनसे ये एक उत्कंठा जो है, जो कि पाठकों के मन में, जो कि साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति से है, वो ये करना चाहते हैं, जिस पर कि आप प्रकाश डालिएगा कि एक पाठक के रूप में यदि कोई ओ प्रिया को पढ़े, तो क्या पाठक को मौलिक लेखन की अनुभूति होगी या अनुवाद का प्रभाव होगा? क्योंकि मैंने अभी कहा कि अनुवाद और मूल रचना के बारे में मैंने बताया। अब इस पर आपकी दृष्टि से, आपके नजरिए से, चूंकि आप संपादन का काम बखूबी कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, आपका नाम है, तो आप बहुत अच्छी तरह से मर्मज्ञता पूर्वक इस चीज को समझ सकते हैं, तो कृपया प्रकाश डालें श्री रामेश्वर जी। अनुवाद के लिए सबसे पहली बात है कि जो भी लेखक है, रचनाकार है, उसको एक बतौर गहन पाठन करने के बाद अंतर यात्रा करनी पड़ती है उस कृति की, और जो लेखक है, लिखने वाला रचनाकार है, उसे तादाद में करना पड़ता है कि रचनाकार ने क्या सोच करके किस समय में किस स्थान पर लिखा। अगर ये संधान हम कर लेते हैं, उन परिस्थितियों को हम जान लेते हैं, तब हम उसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा छोटा सा, एक लाइन में। शरद चंद्र को अगर आप एक उपन्यासकार के तौर पर पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, और विष्णु प्रभाकर की
आप अगर आवारा मसीहा पढ़ लेंगे तो बहुत सारे उपन्यासों की जो एक पृष्ठभूमि है वो खुल जाएगी। जितना आप लेखक को जानेंगे उतना आप उसकी कृति को समझ पाएंगे, उसके जीवन को जानेंगे। तो ओ प्रिया में जो आपने अनुवाद किया, वो अनुवाद तो किया, वो तो एक अलग है, अलग जगह हो गई। लेकिन अनुवाद के कौन से स्तर होते हैं और आप कहाँ तक उसमें विनीत जी पहुँचे हैं और कैसे पहुँचे हैं, इस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। अगर कोई किसी गद्य कृति का अनुवाद करता है तो वो सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि अभिधा का अभिधा में अनुवाद हो रहा है। किसी कहानी का कोई अनुवाद करता है तो कहानी में जो संवादों की भाव भंगिमा है या लेखक का जो उसमें एक अपने दृष्टिकोण से कोई विचार की प्रस्तुति है, उसकी गहराई को समझ करके अनुवाद करना पड़ेगा। काव्य के अनुवाद में सबसे बड़ी कठिनाई क्या है कि काव्य में आप भाषा का अनुवाद तो करते हैं, ऐसे अनुवादक तो बहुत हैं, लेकिन भाषा के भीतर जो एक अंतःसलीला बहती है भावों की, जो एक उड़ान होती है कल्पनाओं की, जो एक पृष्ठभूमि होती है विचारों की, तो विचार भाव कल्पना, इनमें कितनी गहरी पैठ किसी की होगी, ये काव्य के अनुवाद पर निर्भर है। काव्य का बेहतर अनुवाद केवल भाषिक क्षमता ही नहीं, भाव की क्षमता भी होनी चाहिए। और जिस रचनाकार का वे अनुवाद कर रहे हैं उस रचनाकार के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन में आने वाले हर छोटे बड़े तूफान के बारे में उनको जितनी जानकारी होगी वो उतना बढ़िया ढंग से अनुवाद कर पाएगा। और विनीत जी ने, क्योंकि वो कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ यात्रा की, उनके 2 विवाह पहले हुए थे, तीसरी उनकी पत्नी के रूप में थी, कितना उनके जीवन में कुछ कष्ट रहा होगा, वो कहीं कहीं संकेत मिलता है कि इस प्रेमिका से उनको क्या मिला, क्या पहले अभाव था जिसकी पूर्ति हुई। तो ये इस कृति में पूरी तरह मिलता है। और हम जो भारतीय दर्शन को जानने वाले हैं, हम ये महसूस करते हैं कि जो हम बचपन में जैसे हम सीखते हैं, आ सीखते हैं, तो पहले चित्रों से सिखाते हैं उसको, उसके बाद हम पूरा शब्द सीख लेते हैं, फिर हम 2-3 पदों को एक साथ मिलाना सीखते हैं, फिर एक पूरा वाक्य सीख लेते हैं। और जब हम पढ़ना सीख जाते हैं, बड़ी कक्षाओं में होते हैं या हम एक अच्छे कह लीजिए पाठक होते हैं, तो 1-2 पंक्ति को हम ऐसे ही पढ़ जाते हैं, कुछ शब्द अगर छूट भी जाए तो उसमें जुड़ जाता हो स्वतः है। तो अनुवाद करते समय जो विनीत जी ने कार्य किया है, उनके पूरे परिवेश को खंगाला है और जो भी फुटनोट है उसमें वो जानकारी भी आपने दी है, और वो किस समय का वर्णन है, कहाँ का वर्णन है, और फिर जो अनुवाद करने वाला है वो भी विदेशी भाषा से। तो सबसे बड़ी समस्या वहाँ क्या आती है कि वो वहाँ के मिथक को समझे, वहाँ के रूपक को समझे, वहाँ की लोक कथाओं को समझे, लोक कलाओं को भी समझे, जीवन शैली को समझे। तो उसकी समझ इस कृति में पूरी तरह मुझे नजर आती है। और पग पग पर जो भी हम अनुवाद पढ़ते हैं वो अनुवाद न रह करके हमें मूल जैसा आनंद देता है। जैसे कि हमने कभी हंसराज रहवर के अनुवाद हमने पढ़े शरदचंद्र के, तो अनजान को पता नहीं चलता था कि शरदचंद्र हिंदी के लेखक हैं या बांग्ला के लेखक हैं, वो इतने सहज अनुवाद होते थे। या भीष्म साहनी ने पहला शिक्षक करके एक प्रथम अध्यापक के नाम से NBTC किताब निकली, वो अनुवाद किया रशियन लेखक का, 70-80 पेज की किताब। वो इतना सहज और सरल है कि लगता नहीं कि अनुवाद है। तो वही बात है कि आप उस लेखक को कितना समझते हैं, परिवेश को उसके कितना समझते हैं, इस पर निर्भर है। और इसके अनुसार अगर मैं कहना चाहूँ तो पाब्लो नेरुदा का जो अनुवाद आपने ओ प्रिया के नाम से किया है, ये बहुत सफल अनुवाद है। और पढ़ने वाले को तो लगेगा पाब्लो नेरुदा का नाम हटा दीजिए इसमें से, लगेगा कि वो जो विनीत जी की कविताएं हैं सब, ये इन्हीं का है सब कुछ। तो ये एहसास होता है देश और परिवेश को अगर छोड़ दे एक बार, तो मैं समझता हूँ कि दृष्टि से जो अनुवाद है बहुत ही सार्थक है, सुबोध है, और पूरे सांस्कृतिक परिवेश को भी ये दिखाता है। और जो इसमें चित्रण किया गया है वह मूल के बहुत निकट किया गया है। पाठक इसमें अपने आप को जोड़ने में कहीं पीछे नहीं हटता, उसको लगता है कि मेरी कथा कही गई हो,
मेरी प्रेम कथा इसमें समाहित हो। धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार में और बहुत ही गहराई से इसका अवलोकन किया, मंथन किया और बहुत अच्छी बात की। अब मैं विनीत जी की तरफ बढ़ता हूं आपके ही प्रश्न को लेकर के कि विनीत जी, आपने देखा कि श्री रामेश्वर जी ने जो चर्चा की उसमें भीष्म साहनी और उस दौर के कथाकारों और अनुवादकों की चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद कहीं कुछ नहीं। क्योंकि हिंदी साहित्य को जब हम देखते हैं तो हम 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में खूब उसके निनाद करते हैं, खूब उसका जोर शोर होता है। लेकिन क्या वर्तमान में अनुवादक हैं? मुझे मालूम है कि मेरी एक सहेली है, एक मित्र है, जिसने 10 पुस्तकों का इतना खूबसूरत अनुवाद किया है, लेकिन उसका नाम किसी को पता नहीं है। अश्रुतपूर्वा मंच इसीलिए है कि वो ऐसे रचनाकारों को ढूंढे और लाए और अपने दमखम और अपने पुरजोर कोशिश से सामने लाए, ताकि जो पिछले जो हमारे आदरणीय साहित्यकार और अनुवादक हैं उनके साथ ही नए लोगों को जोड़ करके कारवां को लंबा करे, श्रम को लंबा करे। क्यों? अब आप बताइए मुझे विनीत जी, क्या वर्तमान में काव्य रचना में परिवर्तन आया है? अनुदित काव्य हिंदी में कितने गतिशील है आपकी दृष्टि से, आपके नजरिए से? वही उसी बात को लेकर जो श्री रामेश्वर जी ने उठाया था। और सर्वप्रथम परम आदरणीय काम्बोज जी को मेरा नमन और धीरेन जी को भी प्रणाम और अश्रुतपूर्वा का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो मुझे अवसर प्रदान किया। सभी का हार्दिक अभिनंदन। देखिए, जहाँ तक कविता का प्रश्न है तो कल्पनाशीलता, अलंकार, बिंब, भाषा में भावनाओं का प्रभावी संप्रेषण, ये काव्य के आभूषण कहे गए हैं। और परंपरागत विधाओं में तो वर्तमान में काव्य लेखन हो ही रहा है, और जिनमें छांदस रचनाएं हैं, तुकांत रचनाएं हैं, और इसके अलावा गीत है, नवगीत है, इन पे भी लेखन हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से साहित्यकारों की, तथाकथित साहित्यकारों की बाढ़ आई हुई है, उससे भाषा का स्तर गिरा है। मिश्रित भाषा प्रयोग हो रही है, उर्दू, अंग्रेजी और पता नहीं कहाँ कहाँ के शब्दों का प्रयोग करके भाषा के सौंदर्य को घटाया जा रहा है। एक चीज तो ये जो संप्रेषण जितना प्रभावी होना चाहिए वो नहीं होता है। और इसके अलावा जो पहले के रचनाकार रहे हैं उनकी रचनाओं में सार्वभौमिकता पाई जाती थी, वो आज के जो साहित्य है उससे वो जो है वो गायब हो रही है। आज गीत नवगीत के साथ साथ हम पा रहे हैं कि जो अतुकांत रचनाएं हैं वो तो लिखी ही जा रही हैं, और साथ ही साथ जापानी विधाएं भी बहुत लोकप्रिय हो रही हैं, जिनमें हाइकू है, सुदोका है, तांका है, चौका है, पिरामिड है, ये सब तमच्छलिकाएं हैं, ये सब जो है आज ज्यादा लिखी जा रही हैं। विषय का जहां तक सवाल है तो नारी विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श और यहाँ तक कि थर्ड जेंडर विमर्श पर भी लिखा जा रहा है परंपरागत विषयों के अतिरिक्त। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि परिवर्तन काफी आया है समय को देखते हुए, और सामयिक विषयों पर भी लेखन हो रहा है काव्य में। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीजों को रखा, लेकिन एक बहुत ही चुभता हुआ प्रश्न आपने किया है, जिसका उत्तर मैं रामेश्वर जी से जरूर चाहूंगा कि आपने कहा कि नए लेखन में जो है वो सार्वभौमिकता नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती सार्वभौमिकता? जबकि हमारे जो अग्रज लेखक हैं, जिनको कि हम अक्सर जिनका हम उल्लेख करते हैं, उन्होंने बहुत ही प्रचुर, बहुत ही विशद, बहुत ही सुनियोजित ढंग से साहित्य को रखा है।
क्या कारण है कि आप उसे सोशल मीडिया को जिम्मेदार मानते हैं या फिर शिक्षा पद्धति को मानते हैं, या हो सकता है कि वरिष्ठों द्वारा उस तरह से बेहतर लेखन न किया जाए, या हो सकता है पीढ़ियों का भेद हो? क्या कारण है कि जो सार्वभौमिकता अब के लेखन में नहीं मिल सकता? इसका उत्तर जो है वो मुझे लग रहा है संपादक महोदय से बेहतर कोई दे नहीं सकता, क्योंकि नित्य न जाने कितनी रचनाएं इनके पास आती होंगी, उसे स्वीकृत करते होंगे, अस्वीकृत करते होंगे, किसी पे सर पीटते होंगे और किसी को बोलते हैं उफ हे भगवान कौन समझाए इनको। हाँ, तो उनकी पीड़ा और वेदना को बहुत अच्छी तरह समझते होंगे, और इसलिए उनका बड़ा पसंदीदा विषय देखे कितना जम करके बोलेंगे भी। आइए श्रीमान जी, अभी स्वागत ऐसा है। है कि मैं काव्य अनुवाद पे ही बात करता हूँ। जी हिंदी जगत में एक बड़ी मुश्किल है इस समय न पढ़ने की आदत और विद्वान दिखने की आदत, है ना। कुछ नहीं पढ़ेंगे और विद्वान दिखने की कोशिश करेंगे, तो ये बड़ा धर्म संकट वाली बात है ये। जैसे कि अभी आपने बात की, मैं आपको बहुत कुछ साल पहले ले जाता हूँ। 2012 में, मतलब जैसे विनीत जी ने अभी किया है, अनुवाद किया है, और आपने जो छंदोबद्ध है एक, जो उसको भी छंद में ही अनुवाद किया है, ऐसा भी किया है। 2013 में एक जुनून हम लोगों को सवार हुआ। हाइकू बहुत छोटी कविता है, 3 पंक्तियों की, 17 वर्णों की, कि हाइकू का अनुवाद हाइकू में हो। तो लोक भाषा शुरू किया, अवधि में अनुवाद किया। रचना श्रीवास्तव हैं, अमेरिका में इस समय बहुत अरसे से हैं, और अवधि भूलने कगार पर थी, लेकिन उनकी माता जी भी साथ थी। उन्होंने मन के द्वार 1000 के नाम से 5 देशों के 24 साहित्यकारों के, जिसमें 5 बच्चे भी थे, 34 साहित्यकार थे, 5 विद्यार्थी, छोटे बच्चों को भी लिया गया, उनके हाइकू का अवधि में अनुवाद किया गया। ये हाइकू थे 542 हाइकू का अनुवाद। और जो अनुवाद अनुदित कृति थी उसमें भी उसका जो वर्ण परंपरा है, जो भी उसका नियम है, उसका पालन किया गया। भाव को ज्यों का त्यों रखा गया, भाषा को ज्यों का त्यों रखा गया, और छंद दोष भी उसमें नहीं रहा। दूसरा नाम हमारे सामने आता है, कुंवर दिनेश सिंह है, हिमाचल विश्वविद्यालय में है। उन्होंने अनुवाद किया 4 हाइकू सिद्ध, जापान के 4 हाइकूकारों का, अंग्रेजी से हिंदी में किया और हाइकू के रूप में किया। लय भी उसमें बनाई, तुक भी उसमें बना के रखा, भाव भी वही रखा। इसके बाद दूसरा काम 2020 में किया उन्होंने, वो 2013 का मैंने बताया, मैं बता रहा हूँ आपको, हाइकू सिद्ध तो 3-4 साल पहले का। 2020 में कोरोना काल में वो किताब उनकी आई है। वो जो कार्य किया वो थोड़ा मुश्किल था। विश्व के 5 देशों के हिंदी हाइकूकारों का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। हिंदी में वर्ण परंपरा, वर्णिक छंद है, ये वर्ण के अनुसार गिनते हैं, लेकिन अंग्रेजी में डॉक्टर साहब को पता है कि अंग्रेजी तो सिलेबिक लैंग्वेज है। कुंवर दिनेश सिंह जी ने वो 5-7-5 के वर्ण में नहीं, सिलेबिक लैंग्वेज में उसका अनुवाद किया। 32 लोगों का बड़ा काम किया वो, और उसकी चर्चा भी हुई, लेकिन अधिक लोग चर्चा नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं हमें क्या लाभ है। तीसरा काम भी इसकी कड़ी की, और आगे की मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर कविता भट्ट जी हैं, जो हमारे हिंदी चेतना में परामर्शदाता मंडल में भी हैं, और श्रीनगर विश्वविद्यालय में है, गढ़वाल में। उन्होंने क्या काम किया कि 5 देशों के उन्होंने हाइकूकार लिए 43, मॉरिशस, यूएस भी शामिल है उसमें, कनाडा भी है, भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। और उसमें जो 43 हाइकूकार लिए, उनके 468 हाइकू हिंदी में, तो लेफ्ट में हिंदी और राइट में गढ़वाली में अनुवाद किया। तो अनुवाद को केवल चलता फिरता अनुवाद नहीं, जो सौंदर्य हिंदी के हाइकू में है, वर्ण की जो भी उसमें निष्ठा है, उस निष्ठा का पालन भाव का, विचार का, कल्पना का उन्होंने गढ़वाली में भी किया। लेकिन हमारे हिंदी जगत में इतने अच्छे लोग हैं, उसकी प्रशंसा तो क्या करेंगे, अरे ये भी कोई अनुवाद है। अरे तो जबकि हम लोग जानते हैं कि श्रीमान जी, किसी प्रशंसा की आप बात कर रहे हैं, आपने हाइकू के बारे में कहा, सोनेट्स के बारे में तो कोई जानता भी नहीं, हाँ नहीं, मैं क्योंकि उसके क्योंकि ओ प्रिया जो है वो सोनेट्स है, हाँ, और तो मैं मुझे बता नहीं रहा हूँ लगता है कारण क्या सोनेट्स है। कोई सुना है और कारण कोई लिख रहा है। कारण कारण क्या है कि जैसे आपकी किताब आई, अगर आप किसी हिंदी विभागाध्यक्ष को दे देंगे, वो किताब को दबाकर बैठ जाएगा, क्योंकि उसको पढ़ना पड़ेगा,
उसको शिल्प को भी जानना पड़ेगा, और जानना नहीं चाहते। अब ये हम लोगों का दायित्व है कि सोनेट को त्रिलोचन के बाद सब गुम हो गया। भोजपुरी में सोनेट आया, कृष्णानंद कृष्ण ने लिखा 7-8 साल पहले, वो किताब मैंने पढ़ी भोजपुरी में, और उसमें पालन किया गया उन्होंने 4-4-4 और फिर 2 का, इस तरह से। लेकिन उस किताब की चर्चा भी कहीं नहीं हुई। तो ये हम संपादकों का, लेखकों का, समीक्षकों का दायित्व है कि हम ईमानदारी से मूल्यांकन करें और उस मूल्यांकन को हम सबके सामने लाएं, तभी सोनेट आगे बढ़ सकता है। और जो फेसबुकिया हैं, ये उड़ती चिड़िया को पहचानने वाले, इनको परोसने का मतलब है कि न तो ये उसको समझने की कोशिश करेंगे, गंभीर पाठक चाहिए, कम हो चलेगा, कल वो अधिक भी होंगे। तो ये हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम उस विधा के शिल्प को समझाएं और हम गंभीर लोगों के बीच में पहले लाएं। क्योंकि अगंभीर लोग तो आपने बता दिया 14 पंक्तियां होती हैं, बस वो 14 पंक्तियां उनके दिमाग में रहेंगी, कंटेंट उसका बिखर गया या क्या हो गया उससे उनको कोई मतलब नहीं, उसमें सूत्रबद्धता है या नहीं वो बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तो इसकी शुरुआत होगी, और मैंने तो अभी जो जनवरी का अंक निकला है हिंदी चेतना का, उसमें मैंने विनीत जी के भी मैंने दिए हैं उसमें सोनेट, और अनिमा दास की भी मैंने सोनेट उसमें दिए हैं। और वहीं मैंने अपने विशेष तौर से जो धरोहर है, धरोहर में मैंने त्रिलोचन जी के भी दिए हैं कि लोग देख लें, एक तरफ त्रिलोचन है, एक तरफ ये लोग लिख रहे हैं, बीच का हिस्सा कहाँ चला गया, वो गैप कहाँ है। तो अब गैप ना आए इसका प्रयास हम लोग करें। प्रसंगवश में आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ओ प्रिया का भोजपुरी में अनुवाद हो रहा है जी और उसे केशव मोहन पांडे जी कर रहे हैं। अच्छा उन्होंने जी, कार्य बोलो। आरंभ भी कर दिया है। हाँ और किसी भी दिन देखिए वो धमाका होगा कि ओ हम्म, प्रिया भोजपुरी में अनुदित होकर के आ जाएगी। जी और एक बहुत ही अच्छे ढंग से पहली बार भोजपुरी की एक जी सोनेट्स वाली विधा होगी। तो विनीत जी, मैं आपकी तरफ फिर आ रहा हूँ कि भौगोलिक और प्राकृतिक परिवेश के अतिरिक्त क्या भारतीय कविता और अंग्रेजी कविता में कोई अंतर है? क्योंकि आपने अनुवाद किया है, जिसके बारे में अभी देखिए श्री रामेश्वर जी ने कहा। देखिए जहाँ तक मानव संवेदनशीलता और भावों का प्रश्न है, इनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। हिंदी और अंग्रेजी भाषा भाषा का अंतर है, लेकिन विधाएं अलग हैं और छंद विधान भी अलग हैं दोनों में। हिंदी विधाओं से तो आप परिचित ही हैं प्राय। अंग्रेजी में लिरिक है, ओड है, एलिजी है, बैलेड है और सोनेट खास तौर पर। ये अभी भी सोनेट विधा जो है वो लिखी जा रही है। 14वीं शताब्दी में ये इटली से प्रारंभ हुई और इटालियन सोनेट इंग्लैंड में आया 16वीं सेंचुरी में। उसका स्ट्रक्चर बहुत टिपिकल होने के कारण सरे ने उसको मॉडिफाई किया, यूज किया, लेकिन पॉपुलर किया इसको शेक्सपियर ने। तो ये जो है शेक्सपियर के नाम पर जाने लगा। उसके अलावा स्पेंसर ने भी अपना स्ट्रक्चर अलग लिखा, तो उनका स्पेंसरियन सोनेट हुआ। फिर समकालीन सोनेट्स भी लिखे गए। आज जो इंडिया में पहले तो त्रिलोचन शास्त्री जी ने रोला छंद का प्रयोग करते हुए लिखा। उसके बाद उड़ीसा में काफी सोनेटियर्स हुए हैं जिन्होंने काफी काम किया है और बहुत लंबे वक्त से काम किया हुआ। और मैं समझता हूँ शायद 18वीं शताब्दी से के बाद से काम शुरू हो चुका है वहाँ। और जो सोनेट है इसको मैंने हिंदी में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, एक तरह से आप कहें पुनर्जीवित करने की कोशिश की है। तो जो मेरा पहला प्रयास था इस दिशा में वो था अंग्रेजी के जितने भी जाने माने सोनेटियर्स हुए हैं उनको मैंने ट्रांसलेट किया है, चाहे वो शेक्सपियर हो, चाहे वर्ड्सवर्थ हो, मिल्टन हो, कीट्स हो, इसके अलावा डांटे रोसेट्टी हो या एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग हो। ये सब माने जाने माने सोनेटियर्स रहे हैं अपने टाइम के। तो 16th सेंचुरी से लेकर के 21st सेंचुरी तक मैंने सोनेटियर्स को ट्रांसलेट किया है। अलग अलग जो सोनेट्स की संरचनाएं हैं उनको इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया है। उसके पीछे कारण दो ही थे कि एक तो
सोनेट की विभिन्न विधाओं से परिचित कराया जाए और इसको जो है वो लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जाए। नहीं, लेकिन एक चीज तो आपने बहुत अच्छी तरह से और बड़े विस्तार में बताया, लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा ये है कि आपके रचनाकार के साथ ये अचानक हादसा कैसे हो गया? इस हादसे की जिक्र तो आप नहीं करते, ना तो आपकी किसी पुस्तक में की गई है। एक अच्छा और बेहतरीन गजलकार, पता नहीं क्या पाब्लो नेरुदा में देखा और अनुदित कर बैठे पाब्लो नेरुदा को, और गजलकार कहीं पीछे हो गया। अब विनीत मोहन जी सोनेटियर करके आगे चल रहे हैं। गजल के साथ आपने इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों की? जी, आपका सवाल का जवाब देता हूँ। ये बात सही है कि मेरा शुरू से ही गजल और कतात के प्रति रुझान रहा और मेरे 4 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं गजल के। लेकिन ये बात सही नहीं है कि मैंने गजल को छोड़ दिया है। गजल में अब भी लिख रहा हूँ और एक संग्रह मेरा आने वाला है बहुत जल्दी। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। तो रही बात सोनेट की, तो मैंने आपको बताया कि मैं इसको हिंदी में इंट्रोड्यूस करना चाहता था, तो इसलिए मैंने शेक्सपियर से लेकर के पहले बाकी को अनुदित किया। क्योंकि मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ, सोनेट की विधाओं को पढ़ाता रहा हूँ, तो ये जहन में ख्याल आया जैसे ही मुझे पता लगा कि पाब्लो नेरुदा का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो अवेलेबल है, तो मैंने उसको खरीदा। और फिर खरीदने के बाद पहले पढ़ा तो बड़ा ही रोचक लगा, 2-3 बार पढ़ा उसको। और पढ़ने के बाद फिर मैंने 4-5 सोनेट मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट से ट्रांसलेट किए। अनिमा जी ने देखे वो, तो अनिमा जी का सजेशन आया कि आप 100 सोनेट ट्रांसलेट करिए। तो ये चल निकला और बहुत ही मजा आया मुझे ये काम करने में। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है। और अब रामेश्वर जी से प्रश्न ये है कि जो आपने सारी बातें कही, हालांकि वो उसमें अब प्रश्न इस बात का उठता है कि हिंदी लेखन में सोनेट्स को कैसे लोकप्रिय किया जाए। जब एक ओ प्रिया की पुस्तक कोई पढ़ेगा तो शायद उस शैली को समझ भी ना पाए, रुचि लेगा, उसे कविता बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन विधा सोनेट्स की है, ये नहीं समझ पाएंगे, अधिकांश लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपने तो एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, जो आपने अपनी पत्रिका में इन 2 रचनाकारों को आपने छापा, आपने टिप्पणी दी, शायद उसे देख करके सिलसिला शुरू हो जाए। इसके अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है? जैसे देखिए, अशोक पुरवा की तरफ से इस पर आयोजन हो रहा है, ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं हलचल पैदा करेगा। इसके अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है? क्योंकि जब तक विदेशी साहित्य का अनुवाद न हो, वो अनुदित होकर के ना आए, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा हिंदी साहित्य बहुत समृद्ध है, या वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है उसे हम कहाँ पे कर पाएंगे? तो देखिए, अनुवाद की बात जहाँ तक है, वो चाहे विश्व साहित्य हो या भारतीय साहित्य हो, जैसे कि ओडिया में सोनेट मिलता है, लेकिन ये हिंदी जगत में बहुत कम लोगों को पता है। इसी तरह से हो सकता है मराठी, गुजराती, अन्य भाषाओं में भी होगा ही। तो अगर हम पहले अपने राष्ट्रीय स्तर पर भी खोज करें, अपनी भारतीय भाषाओं में भी खोज करें, उसका उपाय ये है कि इसके शिल्प को, कि अंग्रेजी में इसका शिल्प ये है, हिंदी में इसका शिल्प ये हो सकता है, इसके बारे में आर्टिकल भी लिखे जाएं, जैसे अनिमा जी ने अनुवाद किया है उड़िया का। और जैसे कि छंद की बात है, त्रिलोचन शास्त्री जी ने रोला छंद में लिया, या आपने जो विनीत जी ने अनुवाद किए हैं वो भी भारतीय छंद का प्रयोग किया है, जैसा आपसे मेरी चर्चा हुई थी। हमें कुछ ऐसे छंदों को ले जिनमें प्रवाह भी हो, लय भी हो उसमें, और वो ग्राह्य भी हो, टिपिकल छंद न लें, और हम सोनेट को आगे लाएं, और कार्यक्रम हो तो उनको भी आगे लाएं, पुस्तक समीक्षाएं भी सामने आए, तो निश्चित रूप से ये जागृति आएगी। और ये जागृति इसलिए आएगी कि जिस चीज का विरोध होता है, अगर आप उस विरोध के बदले विरोध करते हो तो गलत है। उसके लिए आप रास्ता बनाते हो तो वो भी एक अलग रास्ता। मैं कोई हाइकूकार नहीं था, लेकिन एक जिद के चलते 2010 में हमने हिंदी हाइकू शुरू किया, जिसकी पाठक संख्या, जिसके हिट्स आज की तारीख में 4,70,000 के आसपास पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं? हमने विश्व भर के लोगों को जोड़ा। इसी तरह से हम सोनेट को भी लाएं, विश्व भर के लोगों को जोड़ें, उनकी रचनाओं को हम प्रकाशित करें, उसका मंच हमारे पास है।
हमारे पास अपने ब्लॉग भी है, हमारे पास अपनी वेबसाइट भी है, हमारे पास अपनी पत्रिकाएं भी हैं, और उसमें हम शिल्प के बारे में विस्तार से लिखें, और कुछ लेख उसमें ऐसे भी हों कि जो सोनेट लिखना चाहते हैं उनके लिए गाइडलाइन भी हो एक। और जब होगी तो जो अच्छे लेखक हैं वो जुड़ेंगे, और जो कहना चाहिए जब फिल्टर होता है तो फिल्टर में तो जो निकल जाएंगे वो रहेंगे, जो नहीं है तो नहीं है। लिखने को तो आप एक छंद छोड़ दीजिए, हाइकू लोगों ने छोड़ दिया तो कूड़ा कचरा पूरा व्याप्त हो गया, उसमें छांटना पड़ेगा। सोनेट में वही होगा, उसके लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन हमें शुरुआत करनी चाहिए। जिनमें काव्य प्रतिभा है उनको प्रेरित किया जाए, और जो मक्खी का चक्की अनुवाद करते हैं या तुक मिलाते हैं उनको छोड़ दिया जाए एक बार को। तो हम समझते हैं कि जिनमें भावानुभूति है, गहराई है, वो सब अगर लिखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा लिखा जाएगा। और हमारे पास सक्षम लोग हैं, हर भाषा में हैं। एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम विदेशी अनुवाद की बात करते हैं, लेकिन हमारे विभिन्न जो भारतीय भाषाएं हैं उन्हें भी यदि अनुवादित किया जाए तो पता चले, जैसे कि आपने सोनेट्स और उड़िया का उदाहरण दिया कि नहीं पता है, हो सकता है कि अन्य भाषाओं में भी ऐसा कुछ लिखा गया हो, लेकिन हम अपने घर के ही कोने को समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ क्या है। तो उस तरफ भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है, उस तरफ भी जाना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपकी रही। और विनीत जी, पाश्चात्य परिवेश के प्रतीक और बिंबों को आपने कैसे अनुदित किया? हाँ, मतलब ये अगर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निश्चित रूप से चुनौती सामने थी। तो मुझको दक्षिण अमेरिकी देश चिली के जो भौगोलिक और प्राकृतिक परिवेश है उसका गहन अध्ययन करना पड़ा, और तब जाकर के जैसे फॉर एग्जाम्पल क्विंचमाली, फ्रंटेरा, अराउको, टेमको, क्विटेट्रू आदि जो स्थल हैं वहाँ के, उनका अध्ययन करना पड़ा। और तब जाकर के मैं उन बिंबों को और प्रतीकों को समझ पाया। और अलंकार का प्रयोग तो निश्चित रूप से विलक्षण किया है उन्होंने, परंपरा से हटके किया है। तो इसीलिए अध्ययन के आधार पर मैं कर सका उसको। चलिए, अब मैं आपको पृष्ठों की तरफ ले चलता हूँ। अभी तक तो हम लोगों ने इसके बाह्य स्वरूप की बात की। यदि पुस्तक की एक पंक्ति की मैं यहाँ पर चर्चा करूं, उल्लेख करूं, तो उसमें लिखा है कि प्रेम कितना लंबा रहता है चुंबन तक पहुंचने के लिए। अब इसे पढ़ करके ये प्रश्न उठता है कि पाब्लो क्या प्रेम को शरीर की सीमाओं तक ही मानते थे या उससे आगे भी कुछ था? इस एक पंक्ति के आधार पर मैं अपनी धारणा प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, मेरी दृष्टि में आप शायद सोनेट नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो जो प्रेम है उसके विभिन्न चरण होते हैं, और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि स्पर्श की आकांक्षा प्रेम का ही एक चरण है। प्रारंभिक चरण में इसको कहा जा सकता है कि है, लेकिन इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रेम केवल दैहिक है। आपको आगे जाकर के इस बुक में कई एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिनमें आप पाएंगे कि प्रेम की पराकाष्ठा आध्यात्मिक स्तर पर चली जाती है। ठीक है ना? नहीं, तो ठीक है जी, नहीं, मैंने कहा कि आपने ये बहुत सही कहा, लेकिन ये आपके एक रचनाकार बोल रहा है। यदि एक सामान्य पाठक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं श्री रामेश्वर जी से प्रश्न करूं कि इस जो प्रेम के 100 सोनेट्स हैं, इसको पढ़ने के बाद उनके मन में क्या विचार आता है कि ये रचना ऐन्द्रिक लक्षित है अथवा अलौकिक लक्ष्य को लिए हुए है?
देखिए ऐसा, जब प्रेम की हम बात करते हैं वो स्थूल रूप में तो होता ही है, लेकिन जितना हम उसको अंतरात्मा से जोड़ते जाएंगे, जितना वो गहन होगा, उतना ही वह सूक्ष्म होता जाएगा, प्रगाढ़ भी होता जाएगा। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, आजकल जैसे देखते हैं कि कोई प्रेम करता नहीं करता हो, उसको सुंदर देख करके प्रेम करने के लिए चल दिए, कितने मजनू तैयार होते हैं, कितने खुराफात करते हैं, जिसके लिए जान देने की बात करते हैं उसकी जान ले लेते हैं कुछ दिनों बाद। तो वो प्रेम नहीं, वो केवल ऐन्द्रिक है, वहीं से चला वहीं खत्म हो गया। और जब कोई प्रेम इस तरह का हो कि शुरू तो देखिए वो भी देखने से ही होता है, बात करने से होता है, किसी की बात कड़वी लगेगी चाहे वो सुंदर भी हो तो उससे कोई प्रेम नहीं करेगा। लेकिन जब कोई अच्छी बात करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, और जो प्रेम करने वाला है उसकी भी चिंता करेगा, उसके प्रति भी उसको सुख दुख की उसको फिक्र रहेगी, केवल अपना वो लाभ हानि का एक व्यापार नहीं करेगा, तो जब जो जो ये स्थिति बढ़ती जाएगी गहनता से, तो वह उससे प्रेम करने लगेगा। ये केवल मैं व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैंने देखा, घरों में भी देखा है। एक छोटा मान लो बिल्ली का बच्चा किसी ने पाला है, बहुत प्यार कर रहे बच्चे उसको, वो मर जाता है, वो बच्चा खाना तक नहीं खा रहा उस दिन, क्या जुड़ा उससे? अरे बिल्ली का बच्चा तो उसका वैसा प्यार नहीं है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ है ऐसा। मैंने ये भी देखा गांव में, आप लोग भी अगर जुड़े होंगे, कि एक छोटा जो कह लीजिए बछड़ा है, उसको कोई दूध भी खिलाता है छोटा बच्चा ला करके, और उसको कोई गाय को बेच देते हैं, वो रोना शुरू कर देता, हम नहीं बेचने देंगे। और तो और मैं तो यहाँ तक की बात बताऊं कि जैसे मान लो मेरी पुस्तकें हैं, मेरा पौत्र है तो आपकी तो 40 पुस्तकें हैं, बताइए किस पुस्तकों की? नहीं वो नहीं, इतना पुस्तक की बड़ा बात तो नहीं, जखीरा है उसमें नहीं पुस्तक की कि चर्चा नहीं मैं कर रहा, मैं नहीं कहना चाह नहीं। रहा हूँ एक मैं बार। मैं हाँ हाँ, जी, हाँ जी, वो प्रेम की बात कर रहा हूँ। जी मेरे घर में मान लो हजारों किताबें हैं। एक जी। बार मेरे यहाँ कुछ मेरे परिचित आए, उनको मैंने अपनी 2-3 किताबें भेंट की, और मेरा पौत्र उस समय 4 साल का रहा होगा, उसने किताबें उठा ली, कहना बाबूजी की है मैं नहीं दूंगा। मतलब उसका था कि आप यहाँ से सारी किताबें ले जाइए, उनको 10 किताब और दे दी, कोई मना नहीं, मैं अपने बाबा जी की किताब नहीं दूंगा, बाकी कुछ भी ले लो घर से, है ना? तो प्रेम ये प्रेम। प्रेम है। तो उस प्रेम को अगर आप केवल चुंबन तक ही रखोगे तो वो प्रेम नहीं है। लेकिन जब आत्मीयता होती है तो हम तो एक चिट्ठी को भी चूमते हैं, किसी का रिजल्ट आता है बच्चे का उसको भी चूमते हैं, एक पौधा सुंदर लग रहा उसको भी प्यार करते हैं, कोई फूल तोड़ता है तो माली कैसे तोड़ता, डंडा लेकर के, उसने फूल ही तो वैसे तोड़ा है। आजकल के बच्चे चिट्ठी चुमना नहीं समझ पाएंगे। वो नहीं समझ पाएंगे, चिट्ठी है ये नहीं। अंतर्देशी जब आता था, या हाँ हाँ जब पोस्ट हाँ कार्ड आता था, या हाँ लिफाफे हाँ आया करते थे। हाँ हाँ। लेकिन छोटी छोटी बातों को बच्चे भी समझते हैं, चाहे हाँ वो हाँ। मैं तो क्योंकि देख चुका हूँ घर परिवार में। जी मैं जी। अगर कहीं विदेश गया हूँ, मैं नहीं हूँ घर पर, और छोटा पौत्र ही मुझे फोन कर रहा है और मुझे कह रहा है कि मुझे कल स्कूल में हिचकी आई थी, मैं पानी पी लेते, कहना वो पानी वाली नहीं थी, अरे कौन सी थी, वो आप याद आ रहे थे वो वाली थी, है ना? तो मेरा कहना क्या यह बात है है। कि ऐन्द्रिक तो होगा ही, हवा से नहीं होगा, और ऐन्द्रिक से जो हमारी मनस्थिति है वो मनस्थिति भी उसमें शामिल होती है, तभी वो प्रेम कहलाता है। और उसको हम अगर इंद्रियों तक ही रखेंगे तो कल आदमी बूढ़ा हो जाएगा, कोई उससे प्रेम करेगा ही नहीं, या वो सौंदर्य नहीं क्या रहेगा तो बात है। नहीं बहुत प्रेम अच्छी, करेगा। और बहुत अच्छी बात। और जब हम प्रेम करेंगे, हम उस व्यक्ति के हाथ के बनाए चित्र से प्रेम करेंगे, उसकी उन्नति होगी तो भी प्रेम करेंगे, उसको कोई पुरस्कार मिलेगा तो भी प्रेम करेंगे। तो बहुत नहीं, व्यापक अर्थ है। बहुत बहुत व्यापक है, सही बात है। और अब मैं डूबते जा रहा था, इसीलिए मैंने कहा कि इतना न डुबा दे कि बस उसी में रंग जाए उस तरह से। बस हाँ, देखिए ना, कहाँ कहाँ हाँ से पहले हाँ तो ले गए चिट्ठी के पास, फिर हाँ चिट्ठी से लेकर के उस बालक के पास आए, फिर हाँ हिचकी के पास आए, फिर पानी हाँ के पास आए। हाँ मतलब सावन के झूले पड़े हैं, हाँ तुम आग, चले आओ, हाँ प्यार के आग, बयार। ये तो विनीत जी, आग का दरिया है भाई साहब, डूब के जाना अरे है। मियाँ गालिब जी को नमस्कार। विनीत जी, विनीत जी, जी जी। ये बताइए कि आपके जो पाब्लो नेरुदा है, चलिए माना कि वो प्यार करते थे और प्यार से आध्यात्म की तलाश करते थे, है ना? क्योंकि उनकी जो भाग एक की प्रातः काल खंड की एक जो रचना है, उस रचना को मैं पढ़कर सुनाता हूँ, जी, उस पर आप अपने विचार प्रकट कीजिएगा, बिल्कुल या फिर बिल्कुल। मुझे तीसरे चौथे किसी भी खंड में ले जाइएगा। जी क्या जी। कह रहे हैं? मतलब आप ही कह रहे हैं, पाब्लो नेरुदा तो हमारे लिए आपके पीछे खड़े दिखते हैं। प्रिया तुम और मैं, हम साथ में करते हैं पुष्टि शांति की, जबकि सागर कर देता है नष्ट अपनी स्थायी मूर्तियां।
गिरा देता है या अपने तीव्र गति के स्तंभ और श्वेतता, क्योंकि उन अदृश्य वस्त्रों को बुनने की प्रक्रिया में सरपट भागते जल में निरंतर रेत में हम निर्मित करते हैं मात्र स्थायी मृदुलता। स्थायी मृदुलता। तो मैं ये कहूँगा कि प्रेयसी के सौंदर्य के प्रति अभिनव दृष्टि है पाब्लो की, और इन विभिन्न चरणों से जब हम गुजरते हैं तो आप देखिएगा 48 सोनेट का जो चौथा छंद है, दो प्रमुदित प्रेमी बिना अंत के और मृत्यु रहित जीवित रहते हुए वे लेते हैं कई बार जन्म और पाते हैं मृत्यु, स्वाभाविक रूप से अनंत होता है उनका जीवन। इसी तरह से आपको सुनकर तो लग रहा है कि इसका आप एक ऑडियो बुक तैयार कर दीजिए। कितने मतलब नशीले अंदाज में आप पढ़ रहे हैं इसे। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह आप देखिए कि प्रेम की पराकाष्ठा आप देखें इस सोनेट 89 में कि जब मैं करूं मृत्यु का वर्ण, मैं चाहता हूं तुम्हारे हाथों को मेरी आंखों पर, मैं चाहता हूं रोशनी और तुम्हारे प्यारे हाथों का गोरापन, मैं चाहता हूं उन हाथों की स्फूर्ति मुझसे होकर गुजरे एक बार, मैं करना चाहता हूं उस कोमलता की अनुभूति जिसने परिवर्तित कर दिया मेरा भाग्य। बहुत अच्छे। मैं चाहता हूं जिसे पसंद करता हूं वह जिए निरंतर, और तुम जिसे मैं करता हूं प्यार सबसे बढ़कर, और गाता रहा पूर्णतः विकसित पुष्प जैसी होती रहो समृद्ध। तो इसमें वह अपनी प्रेयसी की कल्याण की भावना इसमें स्पष्ट निहित दिखाई देती है कि वो उसका सानिध्य मृत्यु के अंतिम चरण में भी चाहता है। रुकिए, आप बड़ी चतुराई से बोले जा रहे हैं, आपको पकड़ना मेरे बस की बात नहीं है। आप कहाँ कहाँ लेके चले गए। अब मैं रामेश्वर जी के पास चलता हूँ। रामेश्वर जी, जरा इनके कुछ चतुर अनुवाद का जरा उल्लेख कीजिए तो, जहाँ इन्होंने बहुत चतुराई दिखलाई है, ये किया है, और जरा कुछ रहस्य खोलिए। अब तो मैं रहस्य खोल रहा हूँ। उनको आप चतुर अनुवाद नहीं कहेंगे, उनको आप कहेंगे गहनता में बिल्कुल जो डूब करके अनुवाद किए हैं जी। और उसमें देखिए एक अनुवाद मैं बता रहा हूँ आपका, बड़ा ही मुझे वो प्रभावित किया उस अनुवाद ने जी। यह है, तुम्हारी आंखें पड़ती हैं जल पर और उठती हैं लहरें। ये सोनेट है 34 नंबर का। तुम्हारी आंखें पड़ती हैं जल पर और उठती हैं लहरें, तुम्हारे हाथ पड़ते हैं धरा पर और फूलते हैं बीज। तुम जानती हो जल और पृथ्वी का सार, तुम में संयुक्त है मृत्तिका के लिए सूत्र सा। तो जो दैहिक की बात थी वो यहाँ करके अलग तरह से हमारे सामने आती है कि उसका क्या प्रभाव है। ये जो प्रकृति है एक अंतः प्रकृति है, एक बाह्य प्रकृति है। बाह्य प्रकृति कभी अंतः प्रकृति को प्रभावित करती है, और यहाँ पर उसकी आंखें पड़ती हैं जल पर और उसमें उठती है लहरें। कोई कहता है कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ होता ही नहीं, तो कभी की मूर्ख कल्पना है। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए पूर्णिमा के दिन समुद्र के जल को क्या हो जाता है, ये ज्वार क्यों आता है, अगर जल प्रभावित हो सकता है तो ये मानव क्यों प्रभावित नहीं हो सकता। उसमें शक्ति है और वो प्रेम में शक्ति है कि मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। हाँ नहीं आप क्यों पे मुझे याद आ गया जी। अब मैं क्या करूं, अब आप लोग मुझे ऐसे डुबा रहे हैं कि मैं इधर उधर हो जा रहा हूँ। नहीं सही, कृपया चलिए। हाँ बताइए। तो इसमें जो एक प्रभाव है वो प्रेम का प्रभाव है, और ये अनुवाद, इसको चतुर अनुवाद नहीं कहेंगे, बहुत मजा हुआ अनुवाद कहेंगे, उसको आप चतुर कह सकते हैं। हाँ। अच्छा देखिए, विनीत जी के पास मैं फिर चलता हूँ।
और आप जरा तैयार रहिए कि जहां मैं फंसूंगा आपके पास ही आऊंगा बचने के लिए। शब्द और संप्रेषण का एक विशिष्ट प्रयोग इन पंक्तियों में नजर आता है। और वो देखिए पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मृदु है यह सौंदर्य, मानो हो संगीत और काष्ठ, सुलेमानी पत्थर। मैं बताऊं, जब मैं पढ़ रहा था इस सुलेमानी पत्थर को पढ़ करके मैं 5 मिनट तक एकदम स्तब्ध खड़ा रह गया। मैंने कहा विनीत जी ने कैसे इसको सुलेमानी, किस शब्द को सुलेमानी पत्थर कहा होगा, और अनुवाद करते समय सुलेमानी शब्द इनके दिमाग में आया कहां से। वाकई बहुत बहुत ही खूबसूरत है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। मृदु है यह सौंदर्य, मानो हो संगीत और काष्ठ, सुलेमानी पत्थर, वस्त्र गेहूं, आड़ुओं से होकर चमकते हुए प्रकाश ने बना दी हो एक क्षणिक प्रतिमा, और वह लहरों के विरुद्ध प्रेषित करती है अपनी स्फूर्ति। विनीत जी, जी सुलेमानी पत्थर। अब तो जो तुम्हारे पाब्लो ने लिखा, मैंने उसके भावों को अपनी अभिव्यक्ति ही दी है इसमें। वाकई तो गजब गजब का है। इसका क्रेडिट जो है वो पाब्लो को ही जाना चाहिए। ना जी, मैं आपको दूंगा। पाब्लो को सुलेमानी कहाँ पता है? सुलेमानी तो विनीत जी को पता है। तो अब जैसे आपने इस सोनेट में बात की, जी। इसके अलावा निश्चित रूप से हमको चमत्कृत कर देते हैं वो अपने शब्दों के प्रयोग से। और कई जगह इस पूरी जो किताब है इसमें इस तरह के आपको प्रसंग मिलेंगे कि जो एक नया सौंदर्य बोध उत्पन्न करता है। नहीं ठीक है। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास समय सीमा भी कम है, जी जी, इसीलिए मुश्किल से मैं मैं शॉर्ट घड़ी कर देख रहा रहा हूँ, हूँ। 10-15 मिनट का समय है और हाँ, प्रश्न बहुत ज्यादा है। इसीलिए पुस्तक मैं के, शॉर्ट कर रहा हूँ। हाँ, पुस्तक के अभिव्यक्त पक्ष को यदि देखा जाए तो जी कहीं जी कहीं बहुत गूढ़ अभिव्यक्ति मिलती है। जी जैसे जी, इस पंक्ति में मैं पाता हूँ, मुझे भूख है तुम्हारे मृदुल की, जंगली मृदुल हास्य की, मृदुल हास्य की, मृदुल हास्य की, जंगली फसल के तुम्हारे हाथों की, उंगलियों के नखों के पीले पत्थरों की है भूख, मैं साबुत बादाम सा खाना चाहता हूँ तुम्हारी त्वचा को। जी। अगर इस सोनेट को समग्रता में पढ़ा जाए जी तो ये विरह में प्रेम की तीव्रता को उजागर करता है। जी आप अगर इस सोनेट को पूरा पढ़ें तो शुरू में कहता है कवि, मैं करता हूं लालसा तुम्हारे मुख की, स्वरों की, केशों की, भूखा और शांत भटकता हूं मैं सड़कों पर, रोटी नहीं करती है मेरा पोषण, भोर करती बाधित मुझे, करता हूं मैं तुम्हारे पदचाप की तरल माप का पीछा सारे दिन। विरह में है वो तुम्हारे, उसको कहना चाहिए अभाव खटक रहा है। और अंत में वो कहता है, मैं संध्या को सूंघते हुए टहलता रहता हूं भूखा, तुम्हें खोजते हुए तुम्हारे उष्ण हृदय को, कोई टेटरू के बंजरों में तेंदुए सा। वाह। तो ये प्रेम की तीव्रता है और विरह की तीव्रता आप इसे कह सकते हैं कि जिसे वो व्यक्त करता है अपनी प्रेमिका को स्मरण करके। रामेश्वर जी, आप मुझे ये बतलाइए कि ये जो सोनेट्स को पढ़ा जा रहा है, इसको पढ़ते समय कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे हिंदी के काव्य लेखन जो है, या उसमें जिस तरह के कमनीयता है, जिस तरह की सरलता सहजता रहती है, इसे पढ़ते समय चाहे चाहे आप विनीत जी का अनुदित अनुवाद पढ़िए या फिर आप उड़िया से अनुदित अनुवाद पढ़िए, उसमें कहीं न कुछ लगता है कि मूल भाषा जो है उसके ऊपर कहीं कहीं हावी हो गई है, और वो जो अंतरंगता, जो मन की अंतरंगता है, कहीं ना कहीं खंडित होती प्रतीत होती है। क्या यदि हिंदी में इसे मूल रूप से लिखा जाएगा तो इसका स्वरूप बदलेगा या इसी तरह का रहेगा? एक ऐसा है कि मूल भाषा तो अंग्रेजी है इन सोनेट की जो अनुदित हमारे सामने है, लेकिन जो अनुदित सोनेट है हमारे सामने, जब उसको हम पढ़ते हैं हमें अंग्रेजी नहीं लगता, हमें हिंदी मूल जैसा लगता है। मैं एक सोनेट का उदाहरण यहाँ देना चाहूँगा, और उसमें जो बात कही गई है और जो पाब्लो नेरुदा ने जो प्रेम को लेकर के जो बात कही है वो कितनी गहनता से प्रकट होती है। ये 45 नंबर वाला सोनेट है। मत जाओ अधिक दूर एक दिन के लिए भी,
मत जाओ अधिक दूर एक दिन के लिए भी, क्योंकि मैं नहीं जानता इसे कैसे कहूँ। सुधीर, मैं करता रहूंगा तुम्हारी प्रतीक्षा किसी खाली स्टेशन पर। वाह। कौन सा खाली स्टेशन? जब किसी नियत स्थान पर खड़ी कर दी जाएगी ट्रेन ने, सोते हुए, और अंत में वो कितना आग्रह है प्रेम के प्रति, मुझे मत छोड़ो 1 घंटे के लिए भी, क्योंकि तब चिंता की छोटी छोटी बूंदें एक साथ दौड़ पड़ेंगी। धुआं जो एक घर की तलाश में भटकता है, मुझ में समा जाएगा, रुद्ध कर मेरे हृदय को। और तो और, उस जो शारीरिक बात हो रही थी उसकी भी बात यहाँ के उससे आगे क्या है? ओह तुम्हारी परछाई कभी न विलय हो तट पर। परछाई भी, जब परछाई विलय नहीं होगा तो तन का विलय कहाँ होगा? होगा ही नहीं। बहुत और अच्छा। तुम्हारी पलकें कभी न झपकें निर्वात स्थान में, वाह। क्योंकि उस क्षण तुम बहुत दूर तक चली जाओगी। मैं सारी पृथ्वी पर भटकता रहूंगा दिग्भ्रमित सा, पूछते हुए क्या तुम लौटोगी या तुम मुझे छोड़ दोगी अकेला मरने के लिए? तो वो जो अकेलापन, एक मिनट, कितने खूबसूरत अंदाज से आपने इसे पढ़ा। दिल वाह वाह कर रहा है। पहले तो मेरी वाहवाही लीजिए, क्योंकि तालियां बजाने के लिए यहाँ पे दर्शक और श्रोता नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल, क्या शानदार पढ़ा है। अब बहुत ही बोले श्रीमान जी, सुंदर सोनेट है। अब श्रीमान जी बोले, और इसके साथ ही साथ आप जो अपना वो भी बातें बोल दिए जो मेरे प्रश्न में नहीं था, क्योंकि अब हम समापन के अंतिम जी चरण पे जी आ जी गए हैं। जी। उन बातों में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अनुवाद हुए हैं, जी। उन अनुवादों की ऊंचाई कहीं इतनी है कि हम पहली तो बात यह है कि हमारे यहाँ कहावत है, स्वदेश से पूज्यते राजा विद्वान स्वतंत्र पूज्यते। अब ये पाब्लो नेरुदा हो या कोई, इससे हमें मतलब ही नहीं है। तो हमारे विश्व की बात है। जब हम साहित्य की बात कर रहे हैं तो हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। और राजा तो उसी देश में पूजा जाएगा, हो सकता है उस देश में भी उसके आधे से ज्यादा विरोधी तो वैसे ही होते हैं। लेकिन जो अच्छा साहित्यकार होगा तो विश्व के कोने कोने में, विश्व बंधुत्व की जड़ वही है, राजनेता नहीं है, साहित्यकार है, दर्शन शास्त्री है, भाषा शास्त्री है। ये सब हो सकते हैं। क्यों? कि ये किसी एक के नहीं होते, सबके हैं। तो और इसको मैं इसकी पुष्टि में करूंगा कि जो हर एक से जुड़ेगा, दुख हूं मैं, दुख है हम, मेरी प्रियतमा, हम चाहते थे केवल प्रेम, एक दूसरे को प्रेम करना, किंतु इतने सारे दुखों के बीच यह लिखा था भाग्य में कि हम दोनों ही केवल होंगे अत्यधिक आहत। जो प्रेम करता है वो आहत होता है। और एक इसमें तीसरे अवतरण में कहते हैं, वे करते हैं घृणा जो नहीं करते थे प्रेम। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि वो तो उससे प्रेम करता है तो क्या करे, नफरत करे? क्या करे वो? किसी को मारे? प्रेम करना अगर बुरा है तो प्रेम का संदेश देते क्यों हो भाई? घृणा का संदेश दो कि सबसे नफरत करो, बीवी से, बच्चों से, पेड़ से, पौधे, सबसे नफरत करो। देखें आदमी कितने दिन आपसे जीवित भी रहे। हाँ, अपने आप से भी करो। अपने आप से नहीं करेंगे, अपने आप तो पूरे देवता है, अपने आप से कैसे करेंगे? है ना? हमारा प्रेम नहीं, किसी और का प्रेम। वे लोग एक खाली कमरे की दुर्भाग्यशाली कुर्सियों से, खाली कमरे में जैसे कुर्सी पड़ी रहती है, कोई बैठा ही नहीं उस पर करके, वो ऐसे लोग हैं। तो वो होंगे। और प्रेम करने वाला लांछित भी होगा। और ये आम जीवन में भी आप देखें, कोई किसी से थोड़ा दुख में बात कर लेगा, अरे लगता कुछ है, अरे भाई कोई उसकी मदद कर रहा है तो क्या है, हाँ अकेला छोड़ दो मरने के लिए, वो ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही विनीत जी। ऐसे प्रश्न, आप तो एक समंदर को लेकर के आए हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जब आरंभ हुआ तो मैंने कहा कि विनीत जी बहुत ही कम समय है और बहुत सारे सवाल हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप बहुत हद तक जाएंगे तो 2 ही पार्ट तक जाएंगे, जबकि 4 इसके पार्ट हैं, उसके आगे तो आप पूछ ही नहीं सकते। और तुमने मुझे आपने कुछ प्रश्न काट भी दिए हैं। अरे नहीं, मुझे, अरे क्या करें श्रीमान जी, आप इतना बड़ा समंदर लेकर के आएंगे और मेरी अंजलि जो है इतनी सामर्थ्यशाली नहीं है कि उसको समझ सके। समुद्र अब का बड़े बंधन नहीं होता जी। और नहीं, और दूसरी बात है कि अश्रुत परोवर ने मुझे कहा था कि भाई आप 1.25 घंटे और 1.5 घंटे में समाप्त कर दीजिए, अन्यथा ये जब वीडियो
यूट्यूब वगैरह पर डाला जाएगा हाँ, तो भारी लोगों को सुनते समय भारी न पड़े, हाँ वो विमुख ना हो जाए, क्योंकि हमारा जो है आकर्षण इसमें है। इसीलिए बीच में मैंने थोड़ा बहुत इसे हल्का फुल्का करने के लिए कुछ इधर उधर कुछ कहा, लेकिन श्रीमान जी, विनीत जी, जो आपने अनुवाद किया है वो प्रिया का बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार है। लेकिन बहुत सारे प्रश्न मुझे नहीं पूछे जा सके, उसका उत्तर आप मत दीजिएगा। लेकिन अंत में आपको कुछ कहना चाह रहे हैं महत्वपूर्ण, तो क्योंकि जी। यदि आप बोलना शुरू करेंगे तब तो फिर हो गई का बात। देखिए, जो इसमें ओ प्रिया में भौतिक प्रेम तो है ही, लेकिन इसके अलावा भौतिक आकर्षण से परे एकात्म की भावना का भी प्राकट्य होता है। और उसके लिए मैं आपको जो चौथे भाग का सोनेट नंबर 93 है, उसकी कुछ पंक्तियां उद्धृत करता हूं, देखिएगा। मेरी प्रिय मैटिल्डा, अपने होठों को छोड़ दो अधखुला। मेरी प्रिय मैटिल्डा, अपने होठों को छोड़ दो अधखुला, क्योंकि अंतिम चुंबन रहना चाहिए मेरे साथ। वाह वाह। उसे होना चाहिए स्थिर, हमेशा के लिए तुम्हारे मुंह में, जिससे वह मेरे साथ बना रहे मृत्यु पर्यंत। इसलिए जब धरती हमारे आलिंगन को स्वीकार करे तो हम हो जाएंगे एकाकार, एक ही मृत्यु में। वाह, सदैव सदैव एक चुंबन की अमरता में हमें रहते हुए। वाह, तो क्या शानदार। मैं यही कहूंगा कि पाब्लो नरूदा की ये सर्वश्रेष्ठ कृति है। और दूसरी एक कविता उनकी और भी है, और जिसको भी मैंने ट्रांसलेट किया है, काफी लंबी पोइम है वो, डिस्पेयर ऑफ सॉन्ग्स। तो वो भी काफी अच्छी है, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हुई, कई भाषाओं में अनुदित भी हुई। लेकिन मैंने जितना एंजॉय पाब्लो नरूदा को ट्रांसलेट करते हुए किया, और शायद उतनी सहजता से मैं अन्य सोनेटियर्स को नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान देना पड़ा, राइमिंग स्कीम पर ध्यान देना पड़ा, भावों को बनाए रखने की चुनौती थी कि भाषांतरित करते हुए उन पर कोई प्रभाव न पड़े। और अभी मेरी जो मौलिक सोनेट्स की भी बुक आने वाली है, जिसमें मैंने विविध प्रयोग किए हैं। आपको ये भी बता दूं कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी भाषा में भी तुम्हारे एक अरविंद कुमार चौधरी हुए हैं कि जिन्होंने सोनेट लिखे हैं, और उनको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति भी मिली है, कई सम्मानों से पुरस्कृत भी किया गया है। बस अंतर इतना है कि 14 पंक्तियों की ये कविता और उसकी संरचना बिल्कुल ही अलग है, उन्होंने नए नए रूपों में इसको करा है। तो वो भी मतलब जो है स्तुत्य प्रयास है उनका। तो इन दिनों की जहां तक बात है, तो सोनेट आजकल जो समकालीन लिखा जा रहा है, उसमें 14 लाइन का प्रयोग तो है, कहीं अष्टपदी का प्रयोग है, उसके बाद षष्ठपदी का प्रयोग है, और अंत